तो कहानी की शुरुआत होती है टोक्यो सिटी से और टोक्यो की शानदार और चमकदार गलियों के अंदर एक बूढ़ा आदमी घूम रहा होता है और इस बूढ़े आदमी का नाम यामाशीटा है। और अचानक उसकी नजर दो आदमियों पर पड़ती है और उसमें से एक लंबा चौड़ा पहलवान एक हुडी पहने हुए बंदे को एक गली में घसीट कर लेकर जा रहा होता है। और ये देखकर यामाशीटा भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि भाई क्या हो गया यहाँ पे, ये इधर के लिए कैसे, आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पे। और वो जैसे ही थोड़ा सा करीब जाकर देखता है उन्हें, तो वो देखता है कि वो पहलवान फाइटर उस हुडी पहने हुए बंदे से कहता है, तुमने मुझे चैलेंज कर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम देखो बच्चे मैं कैसे तुम्हारी धुलाई करता हूँ। और ये सुनकर वो हुडी पहना हुआ बंदा थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपना हुडी उतारते हुए कहता है, लड़ाई तो मेरे खून में शामिल है। और ये बंदा हमारी सीरीज का मेन हीरो है और इस बंदे का नाम है ओहुमा टोकीटा। और अब वो पहलवान भी अपनी शर्ट को फाड़ देता है और इसकी खतरनाक बॉडी को देखते हैं हम। और इस बंदे की पीठ के ऊपर एक टैटू बना होता है और दिखने में ये बंदा बिल्कुल हानायामा की तरह लग रहा होता है, क्योंकि हानायामा भी एक गैंगस्टर होता है जैसा कि हम बाकी की सीरीज में देख चुके हैं। और उसकी बैक पर जो टैटू होता है उसका नाम फियरलेस मैन होता है। और ठीक उसी तरह से इस पहलवान की पीठ के ऊपर भी एक टैटू बना होता है और ये बंदा एक तरह से हानायामा की सस्ती कॉपी लग रहा होता है। और अब देखते ही देखते उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और ओहुमा उसके सभी के सभी पंचेस को डॉज कर रहा होता है बहुत ही आसानी से। और यामाशीटा को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि भाई ये जो पहलवान है इतना मोटा हट्टा कट्टा है और ये बंदा लिटरली ओहुमा का डबल है साइज में, डबल भी नहीं ट्रिपल है तो। पर फिर भी ये बंदा उसे एक भी पंच नहीं जड़ पा रहा। ये कैसे हो सकता है भाई, क्या मसल्स मैटर नहीं करते क्या फाइट में, टेक्निक ही सब कुछ होता है। और ओहुमा उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है बहुत ही आसानी से। और अब ये पहलवान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ओहुमा पर एक जोरदार किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओहुमा टाइम से वहां से हट जाता है और उस पहलवान की वो किक दीवार पर जाकर लगती है और उस दीवार के ऊपर एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। और अब जैसे ही बंदा ओहुमा पर फिर से एक पंच मारने की कोशिश करता है तो ओहुमा बहुत ही ज्यादा आसानी से उसकी बाजू को पकड़ लेता है और उसके एल्बो के जॉइंट को तोड़ देता है और वो बंदा नीचे जमीन पर बैठ जाता है और तड़पने लग जाता है। और ओहुमा इस मौके का फायदा उठाकर उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और वो किक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और वो किक पड़ते ही उस पहलवान को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। और ओहुमा एक और किक मारता है उस पर और उसकी बत्ती गुल कर देता है। और अब ओहुमा ये फाइट जीत कर वहां से जाने लगता है। और तभी वो बूढ़ा आदमी उसे देखता है और कहता है, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, तुम तो बहुत ही अच्छा लड़ते हो। और ओहुमा अपना नाम बताते हुए उसे कहता है, मेरा नाम ओहुमा टोकीटा है, क्या तुम एक फाइटर हो, क्या तुम मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो। और ये सुनकर यामाशीटा की फट जाती है और वो उसे कहता है, अरे नहीं बच्चे नहीं, मैं कोई फाइटर नहीं हूँ, मुझे माफ करना। और ओहुमा उसे माफ कर देता है और ओहुमा को भी बाकी की तरह दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बनना होता है। अब इसके बाद यामाशीटा अपने ऑफिस पहुंचता है और उसका बॉस उसे बहुत डांटता है लेट आने की वजह से, क्योंकि ये ओहुमा और उस पहलवान की फाइट को देखने के लिए वहां पर रुक गया था, इसीलिए ये लेट हो गया था ऑफिस के लिए। और उसका बॉस उसे कहता है, यामाशीटा ये रोज रोज नहीं चलेगा, काम से निकाल दूंगा मैं, जल्दी मर लेकर ऑफिस में, ये आखिरी बार था। और यामाशीटा को उसके बॉस से हर रोज डांट पड़ती है और यामाशीटा अपने मन में सोच रहा होता है कि काश वो भी ओहुमा की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता और अपने बॉस को धो डालता और इसकी बत्ती गुल कर देता। और तभी एक और बंदा वहां पर आ जाता है और यामाशीटा से कहता है, एक्सक्यूज मी यामाशीटा, आपको बॉस ने बुलाया है, आपको मेरे साथ चलना होगा। और यामाशीटा जिस कंपनी में काम करता है उसका नाम होता है नोगी इनकॉर्पोरेटेड और इस कंपनी के चेयरमैन का नाम होता है नोगी हिदेकी। और ये बंदा यामाशीटा से पूछता है, हाँ तो मिस्टर यामाशीटा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप उसका सही जवाब दे सकते हो। मान लीजिए दो लोगों के बीच में एक फाइट हो रही है, तो उन्हें छुड़ाने का सबसे बेस्ट तरीका आपको कौन सा लगता है। अब यामाशीटा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कांप रहा होता है और सोच रहा होता है, भाई क्या कर दिया मैंने, मुझे क्यों यहाँ पर लेके आए ये। अब यामाशीटा के पास उसके इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता और नोगी उसे कहता है, लगता है तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, चलो मैं ही तुम्हें बताता हूँ। अगर दो ग्रुप्स के बीच में एक फाइट चल रही है तो उसे रुकवाने के लिए एक और फाइट की जरूरत पड़ जाती है। और ये सुनकर यामाशीटा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है, भाई क्या है बंदा पागल वागल है क्या, ये एक लड़ाई दूसरी लड़ाई को कैसे खत्म कर सकती है, भाई क्या बोल रहा है बंदा। और नोगी यामाशीटा को अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताता है और उसे कहता है, सन 1715 में बहुत सारे फाइटर्स आपस में फाइट किया करते थे और यहाँ तक कि वो एक हायर पोस्ट को पाने के लिए आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। और उस टाइम का जो बादशाह था उसका पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए आपको आपस में लड़ाई करनी पड़ती थी उस पोस्ट को पाने के लिए। और ये लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती थी कभी कभी इस पोस्ट को पाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक भी एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए अखाड़े में उतर जाते थे और जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर जा रहे थे। लेकिन उस दौर में एक शहजादे ने अपने सभी बिजनेस ओनर्स को एक आइडिया दिया और उन्हें बताया कि क्यों ना ओनर्स के लड़ने के बजाय सभी ओनर्स अपनी तरफ से एक एक फाइटर को भेजें। और इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए जो भी कंपनीज आपस में डायरेक्टली लड़ना नहीं चाहती वो अपनी तरफ से एक एक फाइटर को चूज कर लेते हैं और जिसका फाइटर जीत जाता है उसी की शर्तें मानी जाती है और मार्केट में सबसे ज्यादा इज्जत उसी को मिलेगी। और इसी तरह से सभी कंपनीज अपने अपने फाइटर्स की लड़ाई करवाती हैं दूसरे फाइटर्स के साथ और इस टूर्नामेंट को कैंगन एशुरा कहा जाता है। और तुम्हें पता है मैंने भी एक फाइटर चूज कर लिया अपने लिए और अचानक से ये बंदा गायब हो गया, पता नहीं कहाँ पे है, मिलने रहा सुबह से। और ये नोगी उसी बंदे की बात कर रहा है जिसकी ओहुमा ने सुबह सुबह बैंड बजाई थी, वही पहलवान फाइटर। और अब नोगी ने ओहुमा को ही हायर कर लिया है जिसने उस पहलवान को हराया था। और ये देखकर यामाशीटा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने ओहुमा टोकीटा खड़ा होता है और नोगी यामाशीटा से कहता है, यामाशीटा तुम ओहुमा के मैनेजर बन जाओ और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी सैलरी भी दूंगा इसकी और तुम्हारी प्रमोशन हो चुकी है, कांग्रेचुलेशंस। और ये सुनकर यामाशीटा को अपने कानों पर यकीन नहीं आता, मेरी तो किस्मत ही खुल गई, मैं तो अमीर हो गया भाई। और अब अगले दिन यामाशीटा को ओहुमा के घर भेजा जाता है उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करवाने के लिए। लेकिन जैसे ही यामाशीटा ओहुमा के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि ओहुमा एक बहुत ही पुराने से टूटे फूटे घर में रहता है
और फिर जैसे ही वो उस घर में एंटर करता है तो वो ओहोमा को देखकर बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि ओहोमा की पूरी बॉडी के ऊपर खून लगा होता है। लेकिन ये खून ओहोमा का नहीं होता, बल्कि किसी जानवर का होता है, जिसका शिकार करने के बाद ओहोमा का पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। और अब वो सुकून से बैठकर उसका गोश्त खाने लगता है। और अब जैसे ही वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, तभी दो फाइटर्स वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर ओहोमा खड़ा हो जाता है। और उन दोनों फाइटर्स में से एक फाइटर आगे बढ़ता है और ओहोमा को एक फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ। और ये बंदा अपने जमाने का एक बहुत ही अच्छा फाइटर होता है और उसके साथ उसका पार्टनर भी होता है। और ओहोमा को इस चीज का रियलाइजेशन हो जाता है कि उन दोनों फाइटर्स में से जो पीछे खड़ा है बंदा, वो इस बंदे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब देखते ही देखते उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। और पहला अटैक उस रशियन किक बॉक्सर की तरफ से होता है। वो उस पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओहोमा उसके सभी के सभी पंचेस को डॉज कर रहा होता है। और अब ओहोमा उसके मेन पॉइंट पर एक लात मारता है और इसे जमीन पर गिरा देता है। और अब वो दूसरा फाइटर ओहोमा से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो बॉक्सर उसे टांगों से पकड़ लेता है और उसे कहता है, अभी तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक मैं मर नहीं जाता तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे। और अब ये सुनकर वो दूसरा फाइटर गुस्से में आ जाता है और उस रशियन फाइटर की गर्दन पर एक कट लगा देता है अपने हाथों से ही। और ये देखकर ओहोमा समझ आता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसके हाथ किसी चाकू की तरह शार्प हैं। और इस फाइटर का नाम लाहितो है। और वो ओहोमा के पास आकर ओहोमा से कहता है, चिंता मत करो, मैं अभी तुमसे फाइट करने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया था कि तुम कितने काबिल फाइटर हो। और सच बोलूं तो मुझे तुम्हारी फाइट देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और अब अगली फाइट हम दोनों के बीच में होने वाली है, अच्छे से तैयारी कर आना तुम, क्योंकि मुझे हराने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और मुझे कमजोर फाइटर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और अब अगले दिन मिस्टर नोगी ओहोमा के साथ पहुंच जाते हैं एक दूसरी कंपनी के फाइटर से लड़ने के लिए। और ये लाहितो ही होता है जो कि ओहोमा को पहले ही चैलेंज कर चुका है। और अब इन दोनों में एक फाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है और ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं इस फाइट को देखने के लिए। और ये फाइट कंपनी के मेंबर्स के सामने होती है, न कि आम ऑडियंस के सामने। और बहुत ही कम लोगों को इस फाइट को देखना अलाउड होता है, क्योंकि एक अंडरग्राउंड फाइट होती है। और अब उन दोनों में एक खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और पहला अटैक ओहोमा की तरफ से होता है और ओहोमा उस पर एक जोरदार पंच मार देता है और लाहितो भी उस पर हमला कर देता है और ये दोनों बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ने लग जाते हैं। और मिस्टर नोगी भी ओहोमा की तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं, बस ये मेरी नाक न कटा दे। और अब देखते ही देखते ओहोमा लाहितो की बहुत बुरी तरह से धुलाई करनी शुरू कर देता है और उसके मुंह पर एक किक मारता है और एक किक लगते ही उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। और अब जैसे ही लाहितो जमीन पर बैठ जाता है, ओहोमा उसके पास आता है और उसके मुंह पर एक जोरदार ठुड्डा मार देता है। और इतना ही नहीं, उसके जमीन पर लेट जाने के बाद भी ओहोमा रुकता नहीं है और उस पर लगातार पंचेस मार रहा होता है, कभी लेफ्ट से कभी राइट से। और अपने चेहरे को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथों को ऐसे आगे की तरफ रखा होता है ताकि ओहोमा के पंचेस से बच सके। लेकिन ओहोमा के पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि उसके हाथ भी कुछ नहीं कर पाते। और अब जैसे ही ओहोमा उस पर एक फाइनल अटैक करने वाला होता है, तो तभी वो देखता है कि उसके राइट हैंड से अचानक से ही खून निकलना शुरू हो चुका है। और ये देखकर ओहोमा को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये भी हुआ क्या। और अब लाहितो अपनी फिंगर से एस्ट पर हमला कर देता है और उसकी छाती से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे किसी ने किसी खंजर वगैरह से हमला कर दिया हो ओहोमा पर। दरअसल ये लाहितो का एक सीक्रेट वेपन होता है। लाहितो ने इतनी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की होती है कि वो अपनी सिर्फ उंगलियों का यूज करके ही बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ जाता है और उसकी फिंगर्स में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो अपने हाथों का यूज करके ही किसी एप्पल, फुटबॉल, यहाँ तक कि कॉइन के भी 2 टुकड़े कर सकता है। और लाहितो ने अपने पंजे को बहुत ज्यादा ट्रेन किया होता है, जिसकी हेल्प से वो किसी की भी बॉडी को बीच में से चीर सकता है। और लाहितो के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। और अब ये देखकर ओहोमा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और अब जैसे ही लाहितो गुस्से में आकर उस पर एक अटैक करने लगता है, तो ओहोमा अपने हैंड की फिंगर्स को उसकी हैंड की फिंगर्स के साथ बिल्कुल जोड़ लेता है, बिल्कुल चिपका देता है। और ये देखकर लाहितो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अब ओहोमा अपने अटैक को यूज करता है और लाहितो को जमीन पर गिरा देता है और उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है और लाहितो को हरा देता है। और इस मैच का विनर है ओहोमा टोकिटा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा फाइटर इतने बड़े पहलवान फाइटर को हरा देगा। और अब इसके बाद ये सभी लोग पार्टी करने लगते हैं और इन्हें इनाम के तौर पर बहुत सारे पैसे भी दिए जाते हैं और ये सभी लोग बैठकर दारू पी रहे होते हैं। और अब इसके बाद हम एक साइको फाइटर को देखते हैं। इस बंदे के बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं और ये बंदा वहाँ पर मौजूद सभी के सभी फाइटर्स को ऑलरेडी हरा चुका होता है और इसने एक बंदे की मुंडी ही दूसरी साइड कर दी होती है। और यहाँ पर कैंगन एशरा के फाइटर्स की सिलेक्शन की जा रही होती है और अब सभी फाइटर्स को हराकर ये बंदा सिलेक्ट हो जाता है एक कंपनी की तरफ से फाइट करने के लिए एज अ फाइटर। और अब ये एक फीमेल के पास जाकर कहता है, मैंने तुम्हारे सभी फाइटर्स को हरा दिया, अब तो मैं तुम्हारी कंपनी की तरफ से लड़ सकता हूँ ना सुंदरी। और इस टूर्नामेंट के अंदर मेरा एक दोस्त भी है जिसका नाम ओहोमा है, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ, इसी वजह से मैंने तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन किया। अब अगले दिन ओहोमा का एक दूसरा मैच शुरू हो जाता है और उसका मुकाबला एक बहुत ही खतरनाक से फाइटर के साथ हो रहा होता है। इस रेसलर का नाम होता है जून। और अब जैसे ये फाइट शुरू होने वाली होती है तो हम देखते हैं कि ये प्रो रेसलर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और ओहोमा से कहता है, तो काफी खुशकिस्मत हो तुम, तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ होने वाला है, तेरी तो बेटा मैं बैंड बजाऊंगा, देखता जा तू। अब जैसे ही रेफरी विसल बजाता है और उन दोनों में फाइट होनी शुरू होती है, ओहोमा एक बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है उस फाइटर के मुंह पर और इस रेसलर की कंपनी का नाम होता है गेंडाई। हाँ गेंडाई। और ओहोमा उसे कहता है, भाई बोलता हुआ यार तू, फिर ये गेंडाई वाली चड्डी ना उतार देना, मैंने तो मेरा नाम बदल दिया तू। अब ओहोमा 3 से 4 मुक्के मारता है उसके मुंह पर और उसके पेट पर। और अब जैसे ही ओहोमा उस पर एक और पंच मारने वाला होता है तो वो रेसलर ओहोमा के हाथ को पकड़ लेता है और ओहोमा को जमीन पर पटकते हुए कहता है, बेटा जब मैं सीरियस होता हूँ ना
तब मेरे से दूर ही रहियो तू। और अब जैसे ही ओहुमा को जमीन पर पटका जाता है और वो रेसलर उस पर एक लात मारने वाला होता है तो ओहुमा उसकी लात से बच जाता है और वो फाइटर उस पर लगातार अटैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाता क्योंकि ओहुमा की बॉडी काफी ज्यादा लाइट वेट होती है, जिसकी वजह से ओहुमा की स्पीड ज्यादा होती है और ओहुमा की कम। लेकिन ओहुमा के पंचेस में इतनी ताकत नहीं होती कि वो उस फाइटर को नीचे गिरा सके और इसीलिए वो बड़ा वाला फाइटर अभी एडवांटेज पर होता है और ओहुमा पर एक जोरदार किक मारता है और ओहुमा एक कार से जाकर टकराता है और गाड़ी के बोनेट पर जाकर गिरता है। पर हम देखते हैं कि इतनी खतरनाक किक खाने के बाद भी ओहुमा अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है और वो फाइटर से कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बच्चे। और अब ओहुमा उस फाइटर के बिल्कुल क्लोज आ जाता है और वो फाइटर परेशान होकर उसे कहता है, क्या भाई तुझे इतना नजदीक क्यों आ रहा है, मेरे नोटी हो रहा है के चेप क्यों रहा इतना। और अब ओहुमा उस रेसलर के बाजू पर पिंच करता है और ये देखकर उस रेसलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ओहुमा से कहता है, अबे ओ ये क्या तरीका है भाई फाइट का, पागल वागल है तू, बचपन में सर के बल गिर गया था क्या? अच्छा बेटे तुझे तो बोला था तुझे दर्द महसूस नहीं होता, अब क्या हो रहा है तेरे को, हैं अब दर्द हो रहा है। और ये सुनकर वो रेसलर गुस्से से भर जाता है और ओहुमा को उसकी शोल्डर से पकड़कर उस पर एक थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओहुमा बहुत ही खतरनाक सी टेक्निक को यूज करता है जो कि शिबुकावा की टेक्निक होती है, जैसा कि हमने बाकी की सीरीज में देखा था। और इस टेक्निक में वो अपने ही ओपोनेंट की पावर को उसी के खिलाफ यूज करता है और ओहुमा इसका फायदा उठाते हुए उस फाइटर के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है और ये किक लगते ही उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ओहुमा यहीं पर नहीं रुकता और उसके मुंह पर लगातार मुक्के मारने शुरू कर देता है और अब जैसे ही ओहुमा उस पर किक मारने वाला होता है तो वो फाइटर ओहुमा को गोद में उठा लेता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और अब उसे बालों से पकड़कर उठाता है और उसे एक सुप्लेक्स मारता है, जिसकी हेल्प से आप अपने ओपोनेंट की नेक को तोड़ सकते हैं। और पूरा का पूरा क्राउड उस फाइटर को चीयर अप कर रहा होता है और इसी दौरान एक बेवड़ा बूढ़ा आदमी उस फाइटर की तारीफ करते कहता है, बहुत बढ़िया, इसको मार दो, चक दो बटे और मारो, बहुत बढ़िया। और ये देखकर यामाशीटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे उसके कॉलर से पकड़ लेता है और उसे कहता है, अबे ओ अपनी बकवास बंद कर ले, तू मेरा फाइटर है, वो देख लियो, तू ओहुमा ही जीतेगा ये मैच। अब अगर तूने मेरे फाइटर के बारे में कुछ भी बोला तो देख लियो बेटा, तू बचेगा नहीं, तू सही में कह रहा हूँ। और वो बेवड़ा उसे कहता है, भाई मुझ पर क्यों गुस्सा करते हो, अपने फाइटर की हालत तो देख जरा, मरने वाला है वो, बस अभी देखता जा तू। और अब वो फाइटर बेहोश ओहुमा को अपने कंधे पर उठा लेता है और बैक ब्रेकर नाम का एक अटैक यूज करने लगता है, जिससे कि ओहुमा की बैक टूट जाएगी और अगर किसी इंसान की बैक बोन ही टूट जाए तो वो खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा और वो फाइटर इस मैच को जीत जाएगा। अब यामाशीटा प्रे करने लगता है, प्लीज ओहुमा उठ जाओ, ओहुमा तुम्हें जीतना होगा, तुम ऐसे हार नहीं सकते। और अब अचानक से ही ओहुमा की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है और वो जैसे ही होश में आता है तो सबसे पहले उस प्रो रेसलर के कंधों से उतरता है और दूर जाकर खड़ा हो जाता है और ऑडियंस में मौजूद सभी लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि ओहुमा को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ओहुमा कोई डीमन होता है। ओहुमा के अंदर का शैतान जाग चुका है और उसका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि हम उसके आसपास हीट वेव्स के पैटर्न्स को भी देख सकते हैं और उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी होती है। उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है और उसके मसल्स पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और अब देखते ही देखते ओहुमा उस रेसलर पर जोरदार पंचेस की बारिश कर देता है। वो बिना रुके उसके चेहरे पर लगातार हमले कर रहा होता है और अब वो पहलवान फाइटर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब जैसे ही ओहुमा उस पर भारी पड़ना शुरू कर देता है तो वो प्रो रेसलर भी अपनी टूटी उंगलियों के साथ ही ओहुमा की चेस्ट पर हमला करता है और क्राउड उन दोनों को बहुत ज्यादा चीयर अप कर रहे होते हैं और कुछ सीनियर फाइटर्स भी इस फाइट को देख रहे होते हैं, जिसमें से एक फाइटर जिसका नाम तकाशी होता है वो भी इस फाइट को बहुत ही बारीकी से एनालाइज कर रहा होता है। और अब अचानक से ओहुमा जो कि इस फाइट को पहले हारने वाला था वो विनिंग पोजीशन में आ जाता है और एक डीमन की तरह फाइट करनी शुरू कर देता है और अपने फाइटिंग स्टाइल को पूरी तरह से बदल देता है और हमें पता चलता है कि ओहुमा के अंदर की डीमन पावर्स एक्टिवेट हो चुकी है। ओहुमा के अंदर काफी ज्यादा ईगो होती है और ये एक्टिवेट हो जाती है जब उसे बहुत ही ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिलता है, क्योंकि उसे लगता है कि पूरी दुनिया में वो ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इस बिलीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ओहुमा के अंदर ये डिमोनिक पावर्स आ जाती हैं जब वो हारने वाला होता है। और अब वो प्रो फाइटर ओहुमा पर एक डबल किक मारता है और ओहुमा को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से ओहुमा का रिब केज तक टूट जाता है और उस किक की वजह से उसकी पसलियां टूट जाती हैं। और वो प्रो रेसलर ओहुमा से कहता है, अभी हार मत मानना, तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, अभी आराम करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। और ये सुनकर ओहुमा गुस्से में आ जाता है और उस फाइटर के विंड पाइप पर अटैक करता है ताकि वो फाइटर सांस ही ना ले पाए और बेहोश हो जाए। पर हम देखते हैं कि ओहुमा इस मैच को जीतने के लिए एक बहुत ही भारी कीमत अदा करता है। वो जैसे ही उसकी एयर सप्लाई पर अटैक करता है तो ओहुमा की 2 फिंगर्स भी टूट जाती हैं। और अब अचानक से ही क्राउड जो कि पहले खुशियां मना रहा होता है उसमें वो बेवड़ा भी यामाशीटा से कहता है, ओ वाह भाई वाह, तेरे फाइटर ने तो कमाल कर दिया, मुझे तो लगा था ये हार जाएगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी लोग ओहुमा को चीयर अप कर रहे होते हैं और यामाशीटा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ओहुमा को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से इन सभी की सभी कंपनीज के प्रेसिडेंट वहां पर आ जाते हैं। इस बंदे का नाम काताहारा है और इसे देखते ही सभी कंपनीज के चेयरमैन एक लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं और सभी लोग इस बंदे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि बंदा यहाँ का प्रेसिडेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक फाइटर इस प्रेसिडेंट के पास है, जो कि आज तक एक भी मैच नहीं हारा होता। और अगर कोई बंदा इस प्रेसिडेंट की जगह लेना चाहता है तो उसे इस प्रेसिडेंट के फाइटर को चैलेंज करना पड़ेगा और केंगन एशुरा टूर्नामेंट को जीतना भी पड़ेगा। और जैसे ही ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो वो फाइटर इस प्रेसिडेंट के फाइटर को चैलेंज कर सकता है और उसे हराने के बाद खुद भी एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। और अब काताहारा नोगी से कहता है, अगर तुम प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर मौजूद 50 लोगों से वोट हासिल करना होगा। लेकिन नोगी को मालूम होता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और अब नोगी के पास सिर्फ एक ही तरीका होता है प्रेसिडेंट की सीट को हासिल करने के लिए। ओहुमा को इस केंगन एशुरा टूर्नामेंट को जीतना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर तुम्हारा फाइटर मेरे फाइटर को हरा देगा तो मेरी प्रेसिडेंट की सीट नोगी तुम्हें
मिल जाएगी। और ये सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक इस प्रेसिडेंट का फाइटर किसी से भी नहीं आ रहा होता और ये बंदा किसी छोटी मोटी फाइटों में शामिल तक नहीं होता और कुछ लोगों ने तो आज तक उसे देखा तक नहीं होता। और ये सुनते ही ओहोमा भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब सभी कंपनीज के चेयरमैन के बीच में ये मुकाबला होने वाला है और इसी से डिसाइड होगा कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि नोगी ओहोमा की जगह किसी और फाइटर को हायर कर लेता है और ये देखकर ओहोमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है उस पर और उसे गले से पकड़ रखा होता है उसने और नोगी से कहता है, ये क्या मजाक है भाई, है तुमने देखा नहीं मैं कितना सही लड़ा कल, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, उस टूर्नामेंट में सिर्फ मैं लड़ूंगा कोई और नहीं, समझे तुम। और नोगी उसे कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं लड़ने दे सकता, तुम बहुत ज्यादा रिस्की हो, तुम्हारी जगह कोई और फाइटर लड़ेगा, मुझे नीचे उतारो। और तभी वो नया फाइटर भी वहां पर आ जाता है जो कि ओहोमा को रिप्लेस करेगा और इस बंदे का नाम सैम हात्सुमी होता है। और नोगी उसे कहता है, अबे ओ खड़ा क्या वहाँ पे, मेरी मदद कर यहाँ पर आके जल्दी। और अब ओहोमा उस फाइटर की तरफ दिखता है और कहता है, अच्छा तो तू है वो फाइटर, तुम मुझे रिप्लेस करोगे, औकात है तुम्हारी, अगर हिम्मत है तो इस नोगी को मेरे ग्रिप से छुड़ा कर दिखा। और तभी पलक झपकते ही वो नया फाइटर ओहोमा के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हैंड पर प्रेशर डालते हुए नोगी को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और कहता है, मुझे याद है जब तुम्हारी फाइट उस प्रो रेसलर के साथ हुई थी तो तुम्हारे हाथ की हड्डी टूट चुकी थी और जब अब तुम्हारा हाथ ही फ्रैक्चर हो चुका है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें टूटे हुए हाथ के साथ अब फाइट करनी चाहिए। और ओहोमा से कहता है, निकल ले भाई यहाँ से, ठीक है ना, तू डॉक्टर है क्या, तुझे क्या पता, चला जा यहाँ से, मैं लड़ सकता हूँ बेबी। और ओहोमा सोच रहा था मन में, भाई साहब ये तो पलक झपकते ही मेरे इतने करीब पहुंच गया, ये एक अच्छा फाइटर है। और अब जैसे ही ओहोमा उस पर हमला करता है तो ओहोमा का एक भी पंच उस फाइटर को नहीं लग पाता और सैम उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है बहुत ही ज्यादा आसानी से। और यामाशिता भी ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उस सेक्रेटरी से पूछता है, ओए ये फाइटर कौन है, कहाँ से पकड़ कर लेकर आए हो तुम इसे। और वो सेक्रेटरी उसे बताती है, ये एक ऐसा फाइटर है जिसने 39 लड़ाइयां लड़ी हैं और उनमें से सिर्फ 15 फाइट्स हारी हैं। और तभी वो फाइटर उनके पास पहुंच जाता है और उस सेक्रेटरी से कहता है, अरे हाँ मैं तुम्हें कुछ बताना तो भूल ही गया, दरअसल उन 15 फाइट्स में से 9 तो मैं सोने की वजह से हार गया था, क्योंकि यार मैं बोर हो रहा था बहुत ज्यादा, मतलब किसी में दम ही नहीं था मेरे को हराने का, फिर मैं सो गया। और 2 लड़ाइयों के बारे में तो मैं भूल ही गया था और 4 बची ना वो तो मैंने लड़ी नहीं, मैंने स्किप कर दी थी क्योंकि वो ओपोनेंट ही बड़े फुद्दू थे, क्या ही लड़ना था भाई, हड्डियां दिख रही थी उसकी। और आज तक मैंने एक भी मैच नहीं हारा किसी से, ठीक है ना। और ऐसा बोलकर वो सेक्रेटरी को पकड़ लेता है और उसे हक करने की कोशिश करने लग जाता है जबरदस्ती और वो सेक्रेटरी उसे दूर धकेलती है, अबे ओ ठगी चल निकल। और ये देखकर ओहोमा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका बीपी हाई हो जाता है फिर से, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे इग्नोर किया इसने। और अब ओहोमा के अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और अचानक से उस फाइटर के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। दोनों के दोनों एक दूसरे के अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ओहोमा सैम की सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है बहुत ही आसानी से, उसकी स्पीड डबल हो चुकी है पहले से। और अब ओहोमा सैम को गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और तभी नोगी वहां पर आ जाता है और कहता है, बस करो तुम, बहुत हो गया तुम्हारा, अब ऑफिस है मेरा, कोई अरीना नहीं है, ठीक है ना, लड़ रहे हो यहाँ पे पागलों की तरह। ओए ओहोमा, मैं यामाशिता को ना एक कंपनी का ओनर बना रहा हूँ, अलग से कंपनी खोल रहा हूँ तुम्हारे लिए, ये इसका ओनर होगा कंपनी का, ठीक है, और तू इसकी तरफ से लड़ सकता है और फ्यूचर में तेरा ओपोनेंट ही सैम होगा, इसको हरा दियो, तुम्हारे पास चांस है अभी भी, ठीक है ना। और अब नोगी यामाशिता से कहता है, हाँ तो यामाशिता भाई मैं तेरे को ना एक कंपनी दे रहा हूँ, ठीक है, अब ओहोमा भी फाइट कर सकता है, ठीक है ना, मैं तुम्हें एक अलग कंपनी दे रहा हूँ। और नोगी उसे 1 मिलियन येन दे देता है और नोगी से कहता है, अबे ओ टेंशन मत ले, ये ले पैसे और टूर्नामेंट की फीस पे कर दे और अपनी कंपनी का नाम सोच लिया तू, ठीक है ना। और अब यामाशिता भी कैंगन एशुरा के अनऑफिशियल फाइट्स का एक हिस्सा बन जाता है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्लाने लग जाता है, भाई साहब ये क्या हो गया। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि 2 कंपनीज जो कि कैंगन एसोसिएशन में एडमिशन लेने आए होते हैं टूर्नामेंट को ज्वाइन करने के लिए, उन्होंने अपने अपने फाइटर्स को बुला रखा होता है और ओहोमा यामाशिता कॉर्पोरेशन की तरफ से लड़ रहा होता है जो कि यामाशिता की कंपनी है और इस दूसरे फाइटर का नाम उकुटा होता है जो कि उशिटामी फोर्स कंपनी की तरफ से लड़ रहा होता है। और तभी फ्लैशबैक में हम लोग एक सीन देखते हैं जहां पर नोगी यामाशिता से बताता है, यामाशिता तुम्हारे फाइटर के पास टोटल 12 दिन है और इन्हीं दिन के अंदर अंदर अगर ये इन मैचेस को विन कर लेता है जो कि आगे अभी होने वाले हैं तो तुम भी कैंगन एसोसिएशन के एक मेंबर बन जाओगे और कैंगन एशुरा टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाओगे ओहोमा के साथ। और अब ये सिलेक्शन वाला मैच 2 दिन बाद होने वाला है और फिर होगा 6 दिन बाद और फिर होगा 11वें दिन के बाद। अब तुम्हारी मर्जी है, किसी भी दिन मैचेस करवा सकते हो। और ओहोमा से कहता है, ठीक है, अभी 2 दिन बाद वाला जो मैच होने वाला है मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा और सभी को हरा डालूंगा। यामाशिता से कहता है, ओहोमा बेटे शांति रखो, है ना, अभी तुम ठीक नहीं हो, हालत तो देखो अपनी पट्टियां लग रखी है तुम्हारी, थोड़ा रेस्ट करो अभी, फिर बाद में लड़ना, ठीक है ना। और ओहोमा से कहता है, यामाशिता सर आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, मैं उस ओपोनेंट को हरा दूंगा, मुझ पर भरोसा रखिए। और प्रेजेंट में जैसे ही इन दोनों में फाइट शुरू होती है तो ओहोमा एक ही मुक्के में अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। ओहोमा का पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उस फाइटर का जबड़ा पूरी तरह से टूट जाता है और उसकी कंपनी के ओनर के तो पसीने ही छूट जाते हैं और वहाँ ऑडियंस में मौजूद एक बंदा इस पूरी की पूरी फाइट की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि यामाशिता के 2 बेटे होते हैं जो कि उससे बात नहीं करते और उससे अलग रहते हैं और उसका एक बेटा कैंगन एशुरा के मैचेस में इन्वॉल्व होता है और इस बंदे का नाम केंजो होता है और वो यामाशिता के घर में ही रहता है, लेकिन यामाशिता घर से बाहर ही रहता है ऑफिस में। और केंजो ने इस बंदे को हायर किया होता है और उसके नाम पर एक कंपनी को रजिस्टर भी करवाता है और ये अक्सर इस बंदे को जहाँ पर मैचेस होते हैं वहाँ पर भेजता है रिकॉर्डिंग्स वगैरह करने के लिए ताकि वो फाइट्स को एनालाइज कर पाए और उस डेटा को इकट्ठा करके पूरे फाइटर्स को बेच सके जो कि इस एनिमे की दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स हैं और ये पूरे फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी आंखें बिल्कुल ब्लैक होती हैं किसी डीमन की तरह और पूरे फैमिली इन्हें बहुत सारा पैसा देती है इस डेटा को स्टील करने के लिए और ये पूरे फाइटर्स अंडर अमाउंट इंक कंपनी की तरफ से फाइट करने वाले हैं। अब इसके बाद हम उसी बेवड़े को देखते हैं जिसकी कंपनी का नाम है स्काई लॉन्च और ये यामाशिता
यामाशीटा के साथ बैठा होता है और ये दोनों दारू पी रहे होते हैं बैठे। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ओमा प्रैक्टिस कर रहा होता है और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से नीचे जमीन पर गिर जाता है और तभी वो फाइटर वहां पर आ जाता है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था और ओमा से कहता है बहुत साल गुजर गए, तुम्हारी और मेरी मुलाकात नहीं हुई। और ओमा से पूछता है हाँ बे कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? और ये बंदा ओमा को अपनी पूरी स्टोरी बताता है और उसे कहता है भूल गए क्या तुम, मैंने ही तुम्हारे मास्टर को मारा था। इस बंदे ने ओमा के टीचर को मारा होता है छोटी उम्र में ही और ओमा के मास्टर का नाम होता है केंजिन। और ये बंदा ओमा से कहता है तो ठीक है अब हमारी मुलाकात टूर्नामेंट में होगी। और अब अगले दिन हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आए होते हैं और अब हमें बहुत सारे फाइटर्स को दिखाया जाएगा जिनके फाइटिंग स्टाइल्स अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर पूरे 150 फाइटर्स आपस में फाइट करने वाले हैं और जो भी 5 फाइटर्स इस फाइट को विन करेंगे वो केंगन एसोसिएशन टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं और ऑफिशियली उनके मेंबर्स बन जाएंगे। और ये सुनने के बाद यामाशीटा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है अरे भाई मुझे तो कुछ नहीं बताया इसके बारे में। और अब इसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट के स्पेशल गार्ड्स उन सभी को कहते हैं तो आप सभी में से जिन लोगों के पास भी इन्विटेशन कार्ड है वो सभी लोग इस शानदार शिप के अंदर जा सकते हैं और जिनके पास वो कार्ड नहीं है वो यहीं पर रुकेंगे, वो भी अपने फाइटर्स के साथ। और इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास भी कार्ड्स होते हैं वो लोग उस टूर्नामेंट का डायरेक्ट हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन जिनके पास कार्ड्स नहीं है वो सभी लोग इस खराब शिप के अंदर जाने वाले हैं और उन्हें आपस में लड़ना पड़ेगा और आपस में लड़ने के बाद ही वो लोग इस लग्जरी शिप के अंदर जा सकते हैं। यामाशीटा इस बात को अच्छे तरीके से समझ आता है कि अब उसे ओहुमा को फाइट करने के लिए भेजना होगा। अब इसके बाद ओहुमा और बाकी के फाइटर्स अखाड़े के अंदर पहुंच जाते हैं और उन सभी के चेयरमैन से बाहर खड़े होकर उन सभी को देख रहे होते हैं। अब ओहुमा यामाशीटा को इशारा करता है और उसे पानी देने के लिए कहता है, जिसके बाद आकियामा वो सेक्रेटरी पानी लेकर अंदर जाती है और जैसे ही वो पानी पीने लगता है वहाँ के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और ओहुमा समझ जाता है कि उसे यहाँ पर फंसाया गया है। और तभी विसल बजती है और सभी फाइटर्स आपस में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और 15 से 20 फाइटर्स ओहुमा को अपना पहला निशाना बनाते हैं। वो सभी फाइटर्स ओहुमा पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ओहुमा अपने रास्ते में आने वाले सभी फाइटर्स को धूल चटा रहा होता है। और तभी तकाशी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन तकाशी ओहुमा की हेल्प करने लग जाता है और कहता है मैं चाहता हूँ हम दोनों की फाइट फाइनल में हो, इसलिए अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और ये बंदा आकियामा को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसे इंप्रेस करने के चक्कर में ही ये ओहुमा की तरफ से लड़ रहा होता है और ये दोनों मिलकर अपने सामने आने वाले सभी फाइटर्स को हरा रहे होते हैं। लेकिन इन सभी के बीच में एक और फाइटर जेरी होता है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और वो अपनी बॉडी को एक मिसाइल की तरह यूज कर सकता है, जिससे कि वो ओहुमा और तकाशी पर भारी पड़ने लगता है। इस बंदे का फाइटिंग स्टाइल होता है एक मिसाइल की तरह। और अब जैसे ही जेरी ओहुमा पर वो हमला करने लगता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो किसी लोहे की चट्टान से टकरा गया है और गिरकर बेहोश हो जाता है। और ओहुमा उसकी तारीफ करते हुए कहता है ठीक है तुम बाकी फाइटर से काफी ज्यादा बढ़िया थे, तुमने मुझे काफी इंप्रेस किया जेरी। और ये फाइट काफी देर तक चलती है, जिसके बाद हमें 5 सबसे खतरनाक फाइटर्स मिलते हैं, जिसके अंदर ओहुमा, ताकेशी, कीजाबुरु, योशिनारी कारो और हजार्ड मिलते हैं। और तभी एक अनाउंसमेंट होती है तो आप सभी ने इस फाइट को जीत लिया है और अब आप सभी लोग उस लग्जरी शिप में जा सकते हैं। इसके बाद वो चेयरमैन अपने अपने फाइटर्स को लेकर उस शिप में जाने लगते हैं, उस बड़े जहाज में। और वहाँ पर उनकी मुलाकात उस प्रेसिडेंट से होती है जो कि अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर बैठा होता है और उन सभी का स्वागत करता है। लेकिन तभी उन सभी में से हजार्ड आगे आता है और मिस्टर प्रेसिडेंट के पास जाकर उनसे बदतमीजी से कहने लगता है देख भाई सागर दी बोटी लेंदी इंडिका चला और क्या सोच कर तू हमारी 150 फाइटर से फाइट है करा रहा, ये 150 फाइटर से हमारी फाइट क्यों कराई बे, सीधा हमें टूर्नामेंट में हिस्सा करने लेने दिया। और मिस्टर प्रेसिडेंट उसे समझाता है तुम्हारी कंपनी बहुत छोटी है और मैंने जिन बाकी कंपनीज को बुलाया है यहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं इस टूर्नामेंट में, समझे तुम, और तुम अपनी लिमिट में रहकर मुझसे बात करो, समझे ना। अब हैजर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस प्रेसिडेंट की तरफ बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन तभी प्रेसिडेंट का एक हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड हैजार्ड के मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है और उसे एक ही किक में नॉकआउट कर देता है और हैजार्ड को नीचे समुंदर में फेंक दिया जाता है। और ये देखकर बाकी फाइटर्स समझ आते हैं ये बॉडीगार्ड्स किसी प्रोफेशनल फाइटर से कम नहीं है और जो भी इस बंदे के साथ बदतमीजी करेगा ना मरेगा भाई। अब इसके बाद एक कमाल की पार्टी रखी जाती है टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले और यामाशीटा को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता कि वो इतने बड़े शिप के अंदर है, इतने महंगे शिप में, और ये सब कुछ उसे एक सपने की तरह लग रहा होता है जो कि जवानी में तो पूरा नहीं हुआ पर बुढ़ापे में पूरा हो गया। इसके बाद नोगी वहां पर आता है और उन दोनों को कांग्रेचुलेट करता है ओहुमा की जीत पर। क्या बात है यामाशीटा, है जीत गया ये ओहुमा तेरा, कांग्रेचुलेशंस। और ओहुमा नोगी को टॉन्ट मारते हुए कहता है हाँ तुमने तो मेरा साथ छोड़ दिया था, तुमने कहा था ना मैं तुम्हारा फाइटर नहीं बन सकता, चलो अच्छा ही है मैं तुम्हारा पपेट बनने से बच गया। अब इसके बाद हम तकाशी को देखते हैं जो कि आकियामा के पीछे लगा होता है। ओए आकियामा तेनू की पता मैं तेनू कितना चाहवा, तुम्हें पता है मैं ही अपनी कंपनी का फाइटर हूँ, मैं किसी के लिए काम नहीं करता और मैं ही इसका ओनर भी हूँ। और तुम्हें पता है एक बार ना नोगी मेरे पास आया था और ये मेरी ही कंपनी में काम किया करता था और ये बंदा हर एक मुमकिन कोशिश करता है ये आकियामा को पटाने की, पर आकियामा इसके जाल में नहीं फंसती। और अब इसके बाद यामाशीटा शिप का गेड़ा मारने जा रहा होता है और तभी उसकी नजर सामने कुछ भीड़ पर पड़ती है जहाँ पर कुछ लोग 2 फाइटर्स को घेर कर खड़े हुए थे और ये लोग चाइनीज चेस खेल रहे होते हैं और यामाशीटा भी इस खेल का काफी अच्छा प्लेयर होता है। और तभी हम देखते हैं कि वही बेवड़ा यहाँ पर दोबारा से आ जाता है और यामाशीटा के पास आकर उसे कहता है अगर तुम्हें चेस खेलने का 50 साल का एक्सपीरियंस है तो खेलना इसके साथ और इसे हरा डालो। और अब यामाशीटा उस बंदे के साथ खेलता है पर वो भी लगातार 5 बार हार जाता है और उन दोनों को साइड में खड़ा हुआ एक फाइटर देख रहा होता है और वो इस बात को समझ जाता है कि ये बंदा कोई चेस प्लेयर नहीं है, इसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि सामने वाले बंदे की चाल को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है और आराम से जीत जाता है। और तभी वहां पर प्रेसिडेंट काटाहारा पहुंच जाते हैं और उन सभी लोगों के बीच में अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं इस क्षण से 27 घंटे बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे और केंगन एशुरा टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, लेकिन इस 27 घंटों
शर्तों में तुम सबको संभल के रहना होगा और कोई भी बंदा यहाँ पर फाइट नहीं करेगा, समझे ना तुम। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और अब सभी की फाइट सीधा टूर्नामेंट में ही होगी। अपना लड़ने का कीड़ा बचा कर रखो और टूर्नामेंट में अपनी पूरी जान लगा देना। सभी को ऑल द बेस्ट। अब इसके बाद हम एक सुंदर लड़की को देखते हैं जो कि सेत्सुना की चेयरमैन होती है और ये वही फाइटर है जिसने ओहोमा की मास्टर को मारा होता है और ओहोमा से मिलने भी आया था। और अब ये औरत ओहोमा के पास आती है और उसे कहती है कैसे हो ओहोमा, पर उसे देखकर ओहोमा समझ जाता है कि सेत्सुना की चेयरमैन है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है। सिग्मा है भाई ये तो। और इस लड़की से कहता है कहाँ है वो घटिया आदमी, मैं उससे अभी इसी वक्त लड़ना चाहता हूँ। और ये लड़की उसे कहती है अरे अरे पहले मेरा कॉलर तो छोड़ दो, तुम्हें तमीज नहीं है किसी लड़की से कैसे बात करते हैं। अभी बहुत ही जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होने वाली है और तुम उसे हल्के में बिल्कुल मत लेना क्योंकि वो ऐसा वैसा फाइटर बिल्कुल भी नहीं है। और अगले ही सीन में हम सेत्सुना को देखते हैं जिसने एक गार्ड को मार दिया होता है, जिसने हैजार्ड के ऊपर हमला किया था और उसे मारकर समुद्र में फेंक दिया था। और सेत्सुना ये सभी कुछ देख रहा होता है और एक बात तो साफ हो जाती है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इसके बाद हम उस पियक्कड़ बंदे को देखते हैं और इसके फाइटर का नाम रियो होता है। और तभी वो शतरंज खेलने वाला बंदा वहां पर आ जाता है और इस पियक्कड़ से कहता है अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे फाइटर को हरा दूं तो क्या तुम मुझे अपनी तरफ से इस टूर्नामेंट में शामिल होने दोगे। और रियो को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है उसे पीटने के लिए। मैं हूं ना इसका फाइटर, तुझे क्या लेना देना यहाँ से, चल भाग। और तभी वो बंदा उसे कहता है अरे 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 शांति शांति, लगता है तुमने काताहारा की स्पीच नहीं सुनी। उसने कहा था कि 27 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं होगी, लेकिन मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, मैं कोई फाइटर नहीं हूँ और मुझे ये गार्ड्स भी रोक नहीं सकते। और वो स्पेशल गार्ड्स भी उसकी बात सुनकर चुपचाप खड़े रहते हैं और उसे कुछ नहीं कहते, जिसका मतलब है कि ये बंदा बिल्कुल सच कह रहा होता है। और अब वो बेवड़ा कहता है अरे यार मैंने अपना फाइटर चूज कर लिया है और अब मैं इसे चेंज करना नहीं चाहता, चलो निकलो यहाँ से। पर रियूक को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है ठीक है हम दोनों में एक फाइट हो ही जाए और जो भी इस फाइट को जीतेगा वो आगे जाके टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा, ठीक है। अब इसके बाद उन दोनों में खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और रियो उस पर एक हमला करता है। और स्टार्टिंग में रियो उसे पिट रहा होता है बहुत ज्यादा क्योंकि बंदा अपने ओपोनेंट की टेक्निक्स को सीखने में ज्यादा फोकस करता है पहले और फिर उस पर हमला करता है। और जब इसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसने रियो के सभी अटैक्स की नॉलेज ले ली है और सारी की सारी मूवमेंट्स को स्टडी कर लिया है, इसके बाद वो रियो पर अटैक करता है और रियो पर काफी ज्यादा भारी भी पड़ता है। लेकिन इस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि रियो ने भी इसे बहुत बुरे तरीके से मारा होता है। और इस बंदे के लड़ने का नाम है कुंजन स्टाइल और ये रियो को काफी आसानी से हरा देता है। और ये पियक्कड़ इस बंदे को अपना फाइटर चूज कर लेता है और इसे रजिस्टर भी करवा लेता है। और दूसरी तरफ यही बात ताकेशी भी ओहोमा को बता रहा होता है ओए ओहोमा हमारी जान खतरे में है क्योंकि अभी कोई भी फाइटर बाहर से आकर हमें रिप्लेस कर सकता है, हमें हराकर हमारी जगह ले सकता है और तू आराम से यहाँ पे बैठा है, तुझे डर नहीं लगता क्या। और ओहोमा कहता है अरे भाई जो होना है वो तो होके रहेगा, मैं क्यों टेंशन लूं फालतू की, मैं देख लूंगा सबको, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ पता तो है तुझे। और तभी ताकेशी की बात सच हो जाती है और हम देखते हैं कि दो और आउटसाइडर वहां पर आ जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। और इसका मतलब है कि शिप के अंदर जितने भी फाइटर्स हैं उन्हें 27 घंटों तक अपनी जान को बचा कर रखना है और सर्वाइव करना है ताकि कोई और उनकी जगह ना ले ले। और तभी हम देखते हैं कि वो आउटसाइडर्स ऑफिशियल फाइटर्स को हराकर उनकी जगह लेने की कोशिश करते हैं। और अब इसके बाद जो कि कैंगन एसोसिएशन का सबसे कम उम्र का फाइटर होता है और उसकी उम्र सिर्फ 17 साल होती है और इस बंदे ने सिर्फ 14 साल की उम्र में अपने वेट से डबल वाले बंदे को हरा दिया होता है, जिसके बाद ये कैंगन एसोसिएशन का एक ऑफिशियल मेंबर बन गया था और इसलिए सिर्फ 19 साल की उम्र में ही इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाता है। और अब इसके बाद सभी ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल फाइटर्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और इस बंदे का नाम कॉस्मो होता है जिसका लड़ने का स्टाइल काफी यूनिक होता है। और जैसे ही एक आउटसाइडर उसे मारने के लिए उसके पास आता है तो वो उसकी कमर पर चढ़ जाता है और उसकी सांसों को रोक देता है उसकी गर्दन दबोचकर। और हमें पता चलता है कि ये कॉस्मो अभी तक 21 लड़ाइयां लड़ चुका है और उनमें से एक भी नहीं हारा है। और अब इसके बाद हम कॉस्मो के एक दोस्त को देखते हैं जो कि एक आउटसाइडर को बहुत बुरे तरीके से मार देता है और ये बंदा भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और इस बंदे की तैयारी होती है काटाहारा के मेन जो फाइटर होता है उसको हराने की। और दूसरी तरफ हम रे नाम के एक बंदे को देखते हैं और ये बंदा उस अनऑफिशियल फाइटर को 22 सेकंड्स के अंदर अंदर हरा देता है। और उस बंदे की चेस्ट पर एक कैमरा लगा होता है जिसे देखकर रे की गर्लफ्रेंड हाथ हिलाती है और कहती है हेलो मर गए तुम तो। और इस लड़की को रियलाइज हो जाता है कि रे को मारने के लिए किसी कंपनी ने इस बंदे को भेजा था। और फिर हम इस कंपनी के चेयरमैन को देखते हैं जिसका नाम हायामी होता है, हरामी नहीं हायामी। और वो अपने फाइटर से कहता है शायद इस लड़की को पता चल चुका था कि हमने इस बंदे की छाती पर एक कैमरा इंस्टॉल किया है, काफी चालाक है ये लड़की। अब अगले सीन में हम आकियामा को देखते हैं जो कि ओहोमा और ताकेशी को डांट रही होती है और उसे कहती है क्या हो गया तुम दोनों को, हमारे पास सिर्फ 27 घंटे बचे हैं, फाइटर से दूर रहो और खासकर लड़कियों से भी तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर दो तुम। और तभी अचानक से एक लेडी फाइटर वहां पर आ जाती है जो कि कूरे फैमिली से होती है और कूरे फैमिली को डीमन फैमिली भी कहा जाता है क्योंकि हिस्ट्री के सबसे ज्यादा खतरनाक फाइटर्स कूरे फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। अब ताकेशी समझ जाता है कि लड़कियों ने मारने के लिए यहाँ पर आई है और ताकेशी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ये लड़की उसके मुंह पर एक लात मार देती है और ओहोमा से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है और अपनी खतरनाक किक से ओहोमा पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन ओहोमा बहुत ही आसानी से उसकी सभी किक्स को डॉज कर रहा होता है, लेकिन अगले ही पल वो लड़की ओहोमा को पकड़ लेती है और ओहोमा उसके चेहरे पर एक मुक्का मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी हुडी उतर जाती है और ओहोमा देखता है कि ये एक लड़की है और ओहोमा से कहता है अबे तू तो कुड़ी है, तेरे को थोड़ी मारूंगा मैं। और वो लड़की से कहती है मेरा नाम कारूरा है और ओहोमा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि तुम मुझे इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर लगते हो। और ये लड़की से ये भी कहती है कि शादी करने के बाद जो इनका बच्चा निकलेगा वो दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होगा। और ये सब सुनने के बाद ओहोमा शर्मा जाता है और उसे कहता है क्या भाई ये कैसी बातें कर रही है तू, चली जाए यहाँ से, तू तो एक बच्ची है, मैं तेरे से शादी कैसे करूँ। और ओहोमा शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है और उसके जाते ही पूरे फैमिली के दो और फाइटर्स वहाँ पर आ जाते हैं और इनकी आंखें
ब्लैक होती है बिल्कुल, और अपनी बहन से कहते हैं चलो तुम्हें ग्रैंडपा बुला रहे हैं, अपनी बचती तू देख अब तू। इसके बाद वो लड़की अपने ग्रैंडपा के पास जाती है और कारूरा अपने ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा मुझे ओमा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्या मैं उससे शादी कर सकती हूँ? और ये सुनकर उसके ग्रैंडपा से कहते हैं बेटी अभी तो हमारे डिनर का टाइम हो गया है, तुम्हारी शादी के बारे में हम बाद में सोचेंगे। लेकिन कारूरा के वहाँ से जाते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ओह माटो कीता, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, उसने मेरी पोती के ऊपर नजर रखी। तुम सब सुनो मेरी बात, तुम सभी को ओमा पर अब से नजर रखनी है, और अगर वो कोई ऐसी वैसी हरकत करता है मेरी बेटी के साथ तो तुम लोग उसे जान से मार देना। अब इसके बाद अगली सुबह हो जाती है और ये सभी लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। और मिस्टर प्रेसिडेंट कुछ अनाउंसमेंट करते हैं और नोगी भी पीछे खड़ा होता है और बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा होता है। और यामाशिटा रीनो नाम की एक लड़की से पूछता है कि क्या हो गया भाई, ये नोगी इतना परेशान क्यों है? और ये लड़की उसे बताती है कि अगर नोगी इस टूर्नामेंट में इस बार हार जाता है तो उसकी कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। और ये सुनकर यामाशिटा उसे कहता है खत्म कर दी जाएगी, इसका मतलब क्या है? और वो लड़की उसे बताती है कि जो कंपनीज नोगी को सपोर्ट कर रही है, छोटी कंपनीज, और उनका सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और ये सुनकर यामाशिटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है ओ भाई मजा ही आ जाएगा, इसको हार जाना चाहिए फिर तो, मैंने भी इससे काफी सारा कब्जा लिया हुआ है तो मेरा कर्जा भी माफ हो जाएगा, मौजे मौजे भाई। पर अगर नोगी हार जाता है उसके साथ जो भी छोटी कंपनीज हैं वो सारी की सारी भी हार जाएंगी। और ये सुनकर यामाशिटा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। अब अगले सीन में मिस्टर प्रेसिडेंट एक बड़ी सी स्क्रीन पर मैचेस के बारे में बताते हैं उन सभी को। मेरा फाइटर सबसे आखिरी में लड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा सबसे बेहतरीन फाइटर पहले ही तुम्हारे छोटे मोटे फाइटर्स को हराने में अपनी एनर्जी को वेस्ट करे। और अभी जो मैचेस होंगे वो सभी कंपनीज के बीच होंगे और जो भी फाइटर जीतेगा और सेमीफाइनल में जाएगा तो उसका मुकाबला मेरे फाइटर के साथ होगा। अब इसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट उन्हें एक मशीन दिखाते हैं और उन्हें कहते हैं तो अब ये मशीन तय करेगी कि पहला मैच कब और किसके साथ होने वाला है। और पहली बारी यामाशिटा की आती है और सोच रहा था भाई कहाँ फंस गया भाई, और वो बटन दबा देता है और सबसे हाईएस्ट नंबर उसी का होता है, जिसका मतलब है कि अब ओहोमा की फाइट बहुत ही जल्द आने वाली है और उसी की लड़ाई सबसे पहले देखने को मिलेगी। और अब अगली बारी ताकेशी की होती है और वो उस मशीन के बटन पर एक जोरदार पंच मार देता है और यहाँ पर सबसे कम डिजिट्स उसी के आते हैं, 3 डिजिट का एक नंबर, जिसका मतलब है कि इस बंदे का नंबर बहुत ही ज्यादा लेट आने वाला है और इसकी फाइट हमें बहुत देर में देखने को मिलेगी। अब इसके बाद सभी कंपनी के चेयरमैन उस बटन को दबाते हैं और सभी की फाइट फिक्स हो जाती है और हम देखते हैं कि 31 कंपनीज इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं और सभी कंपनीज के फाइटर्स के नाम भी दिखाए जाते हैं। और इस लिस्ट के अंदर पहला फाइटर ओहोमा टोकीटा होता है और लास्ट फाइटर ताकेशी, और वो प्रेसिडेंट यामाशिटा के पास आते हैं और उसे कहते हैं अब ये तुम्हारे हाथ में, तुम अपने फाइटर का मैच किसके साथ करवाना चाहते हो। अब यामाशिटा के पसीने छूट रहे थे और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई किसके साथ फाइट कराऊं मैं इसकी, ओहोमा की, और रैंडमली बोल देता है ठीक है मेरा फाइटर 8 वाले फाइटर के चला रहेगा, हाँ 8। अब इसके बाद यामाशिटा एक बीच पर जाता है ओहोमा के साथ और यामाशिटा ओहोमा को देखकर सोच रहा होता है शायद मैंने गलती कर दी, मुझे ओहोमा से एक बार पूछ लेना चाहिए था कि वो किसके साथ फाइट करना चाहता है। लेकिन ओहोमा उसे कुछ नहीं कहता और इस फाइट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा होता है और यामाशिटा से कहता है राव मत, मजा आएगा, चलो इसे शुरू करते हैं। और अब आगे बहुत सारी फाइट्स होने वाली हैं इस टूर्नामेंट के अंदर और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।